मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। क्लास 12 का दूसरा चैप्टर सॉल्यूशन। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि हमने क्लास 12 के बहुत सारे चैप्टर्स का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। और जैसे सॉलिड स्टेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये सब मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। और सारे के सारे टॉपिक्स को उसमें डील किया जा चुका है, सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ाए जा चुके हैं। और अब हम लोग उसी सिलसिला को जारी रखते हुए आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। सॉल्यूशन चैप्टर के अभी हर एक टॉपिक को एग्जाम्पल के साथ प्रॉब्लम्स बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे आपको कि पूरा आप समझ जाएं, सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएं इस सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन को शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट फिर से आपसे कर दूं कि जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं उनसे एक आग्रह है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और इसको लाइक देना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। उसके लिए धन्यवाद, एडवांस में धन्यवाद दे देता हूँ। हम लोग ये सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन में बहुत सारी बातें हैं। सॉल्यूशन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग चारों तरफ से सॉल्यूशन से घिरे हुए हैं, अलग अलग तरह के सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। हम जो सांस ले रहे हैं दैट इज ए सॉल्यूशन, वो भी एक मिक्सचर है। हवा, हम जो पानी पीते हैं उसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो जैसे हमारे अगर कोई इंट्रावेनस इंजेक्शन देना हो, पानी चढ़ाना हो, किसी को नहीं कहते कि डेक्स्ट्रोज चढ़ाना है, सलाइन वाटर चढ़ाना है, तो उसमें भी एक सावधानी बरतनी होती है कि वो जो सलाइन वाटर होगा उसका कंसंट्रेशन, वो सॉल्यूशन ऐसे बनाया जाएगा कि उसका कंसंट्रेशन ब्लड के कंसंट्रेशन के जैसा हो, मतलब दोनों आइसोटोनिक हो। हम आपको बाद में बात भी करेंगे आपसे कि ये आइसोटोनिक होता क्या है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, आइसोटोनिक होने से क्या फ़र्क पड़ेगा। ये सारी की सारी बातें इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं। यूँ कहिए कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बहुत सारे नेचुरल फिनोमिनन, बहुत सारे हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझने में सुविधा होगी, हेल्प मिलेगा। और आप देखेंगे कि आपके सोचने का डायमेंशन, नज़रिया बदल गया है। खैर, हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन की, तो आपने एक नाम सुना होगा मिक्सचर का। मिक्सचर के बारे में कहा जाता है कि इट इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस। किसी भी सब्सटेंस का इम्प्योर फॉर्म है, या यूं कहिए दैट इट इज द कलेक्शन ऑफ सब्सटेंसेस। ये कोई सब्सटेंस नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ सब्सटेंसेस है। मिक्सचर सब्सटेंसेस इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में मिलाने से बनता है मिक्सचर। मिक्सचर जो है वो बहुत सारे सब्सटेंसेस का कलेक्शन है और वो किसी भी रेशियो में उन सब्सटेंस को मिलाने से बनता है। यह मिक्सचर की बात हुई। जैसे एयर मिक्सचर है, एयर जो है वो मिक्सचर है ऑफ डिफरेंट गैसेस। वैसे ही बहुत अलग अलग तरह के मिक्सचर से हम लोग दिन रात रूबरू होते हैं। ब्लड भी हमारा एक मिक्सचर है। मिक्सचर का अपना एक इम्पोर्टेंस है। मिक्सचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जैसे ब्रास नाम सुना होगा, ब्रोंज नाम सुना होगा, स्टील ये सब नाम सुना होगा। ये सब कही जाती है एलॉयज।
alloys and they are commonly used। आप सभी लोग जो जानते हैं ये आसानी से मतलब जन जन के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टील सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, ब्रास ब्रोंज ये सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, पीतल कांसा जिसकी बात आप करते हैं ये सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये सब मिक्सचर है, ये मिक्सचर है, किसी न किसी तरीके से ये मिक्सचर है। कुछ मिक्सचर की बात करते हैं जैसे स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लोराइड। फ्लोराइड का नाम सुना होगा, फ्लोराइड आयन प्रिवेंट्स टूथ डिके। दांत जो सड़ने लगता है तो टूथ डिके को वो बचाता है, इसीलिए हेंस मिक्स्ड ये फ्लोराइड आयंस टूथपेस्ट में मिलाए जाते हैं, टूथपेस्ट में थोड़ा सा मिलाया जाता है। वो ये कहिए कि अगर ये एक्सेस हो गया, एक्सेस ऑफ फ्लोराइड, फ्लोराइड का अगर एक्सेस हो गया इज पॉइजनस टू अस, ये बड़ा ही पॉइजनस होगा। जैसे सोडियम फ्लोराइड नाम सुना होगा आपने, सोडियम फ्लोराइड ये चूहा मारने की दवा है, रैट किलर। चूहा मारने की दवा जो है वो सोडियम फ्लोराइड होता है। ठीक वैसे ही हमारा जो ब्लड है, आवर ब्लड इज ए मिक्सचर, यह भी एक मिक्सचर है। और जब कभी whenever इंट्रावेनस इंजेक्शन आपको दिया जाता है, इज गिवन, जब कभी इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाएगा, द precaution must be taken that it should be isotonic with blood, यह ब्लड के साथ आइसोटोनिक होने चाहिए। अब आइसोटोनिक क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है तो उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ये अगले टॉपिक में मतलब आएगा, इसमें टॉपिक वो आएगा और वहाँ हम लोग देखेंगे कि आइसोटोनिक होता क्या है। तो हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि मिक्सचर का हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम चारों तरफ से मिक्सचर से घिरे हुए हैं, हमारी सर्वाइबिलिटी जो है वो मिक्सचर पर बेस्ड है। मिक्सचर दो तरह के होते हैं। ये जो मिक्सचर है हम लोग इसको दो कैटेगरी में पढ़ते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हम लोग पढ़ते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये मिक्सचर दो तरह का हुआ, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आप इसका मीनिंग समझते होंगे, बचपन में पढ़ा होगा आपने। होमो का मतलब होता है सेम, तो एक ऐसा मिक्सचर कि जो डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उस सॉल्यूशन में, कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उनका एकदम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो वो कहलाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट।
हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, तो इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट का अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये लिख सकते हैं कि अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो, अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स, अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, नोन एज सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर दो तरह का होता है, एक होता है सस्पेंशन, और एक होता है कोलोइड, सस्पेंशन एंड कोलोइड। सस्पेंशन का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, ये सस्पेंशन कहलाएगा। और ये जो कोलोइड है, जैसे ब्लड एक कोलोइड है, जैसे मिल्क एक कोलोइड है, तो ये कोलोइड होता है। और सॉल्यूशन की बात कीजिएगा तो मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, शुगर एंड वाटर का जो मिक्सचर हुआ वो कहलाया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि यह एक होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर है, लेकिन वो कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सिमेट्रिक होता है। अब जहाँ भी सर्च करें वहाँ उसका कंपोजिशन बराबर मिले, एक जैसा मिले, यूनिफॉर्म मिले, तब हम उसको कहेंगे कि वो सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन में ही कुछ बातें हम लोगों को समझनी है, हम लोग को वो चैप्टर ही पढ़ना है सॉल्यूशन, तो हम बात भी करेंगे केवल सॉल्यूशंस के बारे में। लेकिन थोड़ी सी जानकारी आपको मैं दे देना चाहता हूँ कि ये जो सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है और कोलोइड है, इनका क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे भी, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है वहाँ पढ़ेंगे भी कोलोइड। तो लेकिन मैं यहाँ आपको इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूँ कि जो पार्टिकल साइज होता है, साइज ऑफ पार्टिकल किसमें? सॉल्यूशन में, वो होता है स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। इसमें पार्टिकल साइज जो होता है वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, और यहाँ पार्टिकल साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा, वो कोलोइड होगा। एक बात और भी है कि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन नहीं होंगे, सस्पेंशन के पार्टिकल्स को छोड़ दिया जाए तो थोड़े देर में ये सेटल डाउन हो जाएंगे, और कोलोइड के पार्टिकल्स को कभी सेटल डाउन नहीं होते हैं। और सेटल डाउन होने के लिए उनको डिस्टर्ब करना होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाए या उसको सेक किया जाए या किसी तरीके का डिस्टर्बेंस अगर उसमें हम क्रिएट करते हैं तब वो सेटल डाउन होगा, अदरवाइज वो सेटल डाउन नहीं होगा। कोलोइड के बारे में बात कहें तो हम अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन जो होगा, तो सपोज कीजिए हमने एक सॉल्यूशन बनाया, तो उसमें कम से कम एटलीस्ट 2 कंपोनेंट्स तो होंगे ही, कम से कम उसमें 2 कंपोनेंट्स तो होंगे, 2 कंपोनेंट्स मस्ट बी देयर। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि मिक्सचर है तो कम से कम 2 कंपोनेंट्स तो होंगे ही होंगे। तो कहता है कि अगर 2 कंपोनेंट हुए, इफ 2 कंपोनेंट्स आर देयर, अगर 2 कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन में, तब उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? बाइनरी सॉल्यूशन, हम लोग उसको कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन है वो। अगर 3 कंपोनेंट हुए, इफ 3 कंपोनेंट्स आर देयर, अगर उसमें 3 कंपोनेंट्स हुए तो उसको कहा जाएगा टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन। 4 कंपोनेंट्स हुए तो क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, 4 कंपोनेंट्स तो क्वार्टरनरी सॉल्यूशन कहेंगे उसको। और अगर 4 से ज्यादा हुआ तो मिक्सचर कह दीजिए, कोई बात नहीं।
तो हम बात करते हैं, अगर आप सीधे कहते हैं सॉल्यूशन, अगर आप सिंपली बोलते हैं सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये होता है कि आप बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। इस बुक में, इस चैप्टर में जो भी बात हम करेंगे वो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही करेंगे। हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही बात करेंगे। अगर आप सीधे बोलते हैं सॉल्यूशन, मैं भी बोलता हूं सॉल्यूशन, तो उसका मतलब समझा जाएगा कि हम बोल रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। बाइनरी सॉल्यूशन, तो बाइनरी सॉल्यूशन किसको कहेंगे? जिसमें दो कंपोनेंट्स हो। तो बाइनरी सॉल्यूशन का हो सकता है जो दो कंपोनेंट्स हो, उसमें से एक मेजर कंपोनेंट हो, एक कंपोनेंट जो हो वो ज़्यादा हो, जिसको मेजर कंपोनेंट कहेंगे, और एक कंपोनेंट जो हो वो माइनर कंपोनेंट हो, जो कम अमाउंट में होगा, हम उसको माइनर कंपोनेंट कहेंगे। एक मेजर कंपोनेंट हुआ और एक माइनर कंपोनेंट हुआ। तो मेजर कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट, नोन एज सॉल्वेंट। मेजर कंपोनेंट को हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, और माइनर कंपोनेंट को सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्यूट, इसको हम सॉल्यूट कहते हैं। और सॉल्यूशन में कहा जाता है, सॉल्यूशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर सॉल्यूशन, इट इज सेड कि सॉल्यूट इज dissolved into solvent to give solution। ये कहा जाता है। सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट जो है वो अपने आप को डिसॉल्व करा देता है सॉल्वेंट में। डिसॉल्व कर देने का मतलब हुआ कि सॉल्यूट उसमें नज़र नहीं आएगा, उसकी आइडेंटिटी समाप्त हो जाएगी, वो उसमें नज़र आएगा ही नहीं। जैसे हम अगर शरबत बनाते हैं शुगर और प्लस वाटर, तो एक शरबत बनाया तो एक सॉल्यूशन बना। जनरली सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर शुगर अगर सॉल्यूट है, शुगर इज नॉट विजिबल, शुगर अब विजिबल नहीं रहेगा। लेकिन कब? जब शुगर सॉल्यूट होगा तब। अगर ज़्यादा अमाउंट में शुगर ले लिया तब तो बात बिगड़ जाएगी, बात ही पलट जाएगी। हाँ, मैं एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। जैसे हम शुगर और वाटर का एक मिक्सचर बनाना चाहते हैं, हम शुगर और वाटर का मिक्सचर बनाना चाहते हैं। शुगर प्लस वाटर, हमने एक मिक्सचर बनाना है शुगर और वाटर का। दो पॉसिबिलिटी हम बात करते हैं कि 1 लीटर पानी लिया प्लस 200 ग्राम शुगर इसमें डाला। तो इस केस में जो सॉल्यूट हुआ वो शुगर हुआ, और जो सॉल्वेंट हुआ वो वाटर हुआ। ये ठीक बात है, क्योंकि जो मेजर कंपोनेंट है वही सॉल्वेंट कहलाना चाहिए, उसी को सॉल्वेंट कहेंगे भी हम। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी है कि 1 kg हम शुगर लेते हैं और उसमें 20 मिलीलीटर, ठीक है, 20 मिलीलीटर वाटर मिलाते हैं, मिला दिया। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो शुगर है, सॉल्वेंट शुगर है, क्योंकि वो अमाउंट ज़्यादा अमाउंट में मेजर कंपोनेंट है, और जो सॉल्यूट है वो वाटर है, सॉल्यूट वाटर है। तो ये एक बात है, ये एक आइडियल सिचुएशन, ये डिफिनीशन है, ये कन्वेंशन है कि जो माइनर कंपोनेंट है वही सॉल्यूट है, जो मेजर कंपोनेंट है वही सॉल्वेंट है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाते समय, एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है भी एक्सरसाइज में, और कई साल एग्जामिनेशन में पूछा भी, बोर्ड के एग्ज़ाम में। और वहाँ जो बातें हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में जब कॉपी चेक करनी होती है तो वहाँ आंसर की दिया जाता है, और आंसर की में जो जवाब रहता है उसी के बेसिस पर चेक करना होता है। लेकिन जैसे हम एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि लिखा हुआ है ए
ए सोल्यूशन ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड है इज 68% वेट बाई वेट इन वाटर। ध्यान दीजिएगा, ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि उस सॉल्यूशन में, इसका यह मतलब हुआ, इट मीन्स इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया है तो HNO3 का अमाउंट जो है वो 68 ग्राम होगा और बाकी जो बच गया H2O उसका अमाउंट होगा 32 ग्राम। तो कन्वेंशनली हम अगर कहें तो इसको सॉल्वेंट माना चाहिए, शुड बी सॉल्वेंट, इसको सॉल्वेंट माना जाना चाहिए और इसको सॉल्यूट माना जाना चाहिए, शुड बी सॉल्यूट। लेकिन जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, जब आंसर की उपलब्ध कराया जाता है, तो वहाँ पर वाटर को ही सॉल्वेंट माना जाता है और उसी के बेसिस पर आंसर निकाला जाता है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब हम अगर चेक करेंगे उसको तो निश्चित रूप से इसको जिसने सॉल्वेंट माना होगा उसको भी सही मानेंगे, क्योंकि कन्वेंशन यही कहता है, हम आपको पढ़ा भी यही रहे कि जो मेजर कंपोनेंट है वही सॉल्वेंट है। तो यहाँ मोलैलिटी निकालने के समय मोलैलिटी के खास करके मोलैलिटी के समय आंसर बदल जाएगा, सॉल्वेंट बदल देंगे तो उसमें डाउट में नहीं रहना है, हम लोग कन्वेंशन को फॉलो करेंगे ही। लेकिन अगर ऐसा कोई सवाल आए तो वाटर को हम लोग सॉल्वेंट के रूप में ट्रीट कर सकते हैं और तब उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हम आपको ये समझा रहे थे कि सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट्स होंगे उनमें एक सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूट होगा। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन बनता क्यों है, क्यों डिसॉल्यूशन होता है, क्यों डिसॉल्व होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट में। तो उस पर थोड़ी सी चर्चा हो जानी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। अब इसको हम लोग एक जनरल एग्जाम्पल से भी समझेंगे। तो हम लिखते हैं, ये टॉपिक है कि कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनने के कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ये देखना है। तो एक मोटा तौर पे हम आपको समझा देते हैं कि सपोज कीजिए कि हमारे पास दो कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट्स, हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट है A और दूसरा कंपोनेंट है B। हम दोनों को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं। ये जो EAA, ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन प्योर A। प्योर A कहने का मतलब कि जब A अकेला था, प्योर था, शुद्ध था। EBB जो है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन प्योर B। कंपोनेंट B का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है EBB। एंड जब दोनों को मिलाएंगे तो वो एक दूसरे के साथ आया, EAB जो हुआ वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A एंड B एंड P इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जब हमने उसको सॉल्यूशन उससे बनाया तो उसमें जब वो दोनों एक साथ गए तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है EAB। अब कहता है कि सॉल्यूशन A एंड B will form a solution। ये दोनों सॉल्यूशन बनाएंगे,
इफ EAB इज स्ट्रॉन्गर देन EAA से एंड EAB इज स्ट्रॉन्गर देन EBB। मतलब ये हुआ कि A में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकर था और सॉल्यूशन में जाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हो गया, तो निश्चित रूप से सॉल्यूशन में जाना चाहेगा, जाहिर सी बात है। मुझे किसी नौकरी में 1000 रुपये सैलरी मिल रही है और किसी दूसरे नौकरी में 2000 सैलरी मिलने लगे तो निश्चित रूप से मैं नौकरी बदल लूंगा। ठीक वैसे ही ए अकेले जब था तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक था, जब वो बी के साथ सॉल्यूशन में गया तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो गया, तो निश्चित रूप से वो बी के साथ जाना चाहेगा और तब सॉल्यूशन बनेगा। ये कंडीशन हुआ। ठीक वही कंडीशन है बी के लिए भी कि अगर बी अकेले था तो उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक था, जब वो ए के साथ सॉल्यूशन में चला गया तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो गया, तो निश्चित रूप से वो चाहेगा कि वो ए और बी दोनों साथ में रहे और वो कहाँ रहेगा, सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन बनेगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे अल्कोहल है, सभी लोग जानते हैं अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल एंड वाटर फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्यों बनाते हैं? तो अल्कोहल ये हुआ ROH और वाटर हुआ H2O, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में बनेगा। वाटर एंड अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा एंड अल्कोहल एंड वाटर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड और इसलिए ये सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक वैसे ही कुछ क्राइटेरियन हम आपको समझाना चाहते हैं फॉर एन आयोनिक कंपाउंड। एक आयोनिक कंपाउंड है, मान लीजिए कि कोई आयोनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड को अगर हम वाटर में डालेंगे, H2O में डालेंगे तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। जानते भी हैं नमक जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, Cl- बनेगा। यहाँ 2-3 बातें हो गई जिसको समझना है, 2-3 बातें हो गई, 2-3 घटनाएं घट गई। ये जो NaCl सॉलिड था, NaCl सॉलिड, इसको कहा जाता है लैटिस। लैटिस कहा जाता है। लैटिस का मतलब हुआ NaCl का Na+Cl-, Na+Cl-, इसका एकदम रेगुलर अरेंजमेंट, ये लैटिस कहलाता है। ये लैटिस कहलाता है। और जब इसको तोड़ना चाहेगा कोई तो उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी मिलेगा लैटिस एनर्जी से। इसको अगर तोड़ना चाहते हैं टू ब्रेक NaCl into ions, lattice energy is required. Lattice energy is required. इसको समझिए जरा, मतलब एनर्जी चाहिए। और सोडियम क्लोराइड में जो Na+ है और Cl- है, Na+, जब वाटर से रिएक्ट करता है तो इसका हाइड्रेशन हो जाता है, इसका हाइड्रेशन हो जाता है, एक्वस बनाता है, इसको कहते हैं हाइड्रेशन। और इससे निकलती है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन मतलब ये समझ लीजिए कि ये जो बेयर अकेला ये Na+ है, बड़ा अनस्टेबल है क्योंकि इस पर चार्ज है,
तो जब ये वाटर में डालेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से घेर लेगा, तो जैसे ही घेरेगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी और वह एनर्जी हीट के रूप में बाहर निकलेगी और उस एनर्जी को हम लोग कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। अब जरा समझिए कि अगर ये हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा हुआ, सपोज कीजिए कि हाइड्रेशन एनर्जी है 20 किलो जूल और लैटिस एनर्जी है 10 किलो जूल, तो निश्चित रूप से वो लैटिस टूट जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी जो निकला उसी से टूट जाएगा वो, और जैसे ही वो टूटेगा तो डिसॉल्व हो जाएगा। तो कहता है कि इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा हुआ देन आयोनिक कंपाउंड विल बी सॉल्युबल इन वाटर, तब वह आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होगा, निश्चित रूप से वाटर में सॉल्युबल होगा। अगर नहीं हुआ तो वो डिसॉल्व नहीं होगा और डिसॉल्व नहीं होगा तो सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। तो सबसे बड़ा कंडीशन है आयनिक कंपाउंड के लिए कि आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होंगे अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा हुआ, तब वो सॉल्युबल होंगे, अदरवाइज सॉल्युबल होने का चांस नहीं बनता है, सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। तो ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए हुआ। यही बात कोवैलेंट कंपाउंड में भी होता है कि जब कोवैलेंट कंपाउंड को वाटर में डालते हैं हम, तो वहाँ वाटर से उसका इंटरेक्शन होता है और उस इंटरेक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है वह एनर्जी अगर उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए सफिशिएंट हुआ तब वो सॉल्युबल होगा, अगर सफिशिएंट नहीं हुआ तो सॉल्युबल नहीं होगा। वैसे एक कहावत है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब आयोनिक कंपाउंड एक पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, ये सॉल्यूशन बनाएंगे। ये एक कहावत भी है जनरल लाइफ में भी कि समान सोच वाले की दोस्ती होती है। ठीक वैसे ही केमिस्ट्री में भी समान मॉलिक्यूल्स के बीच में सॉल्यूशन बनता है, एक जैसे मॉलिक्यूल सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में सॉल्यूशन बनते हैं। तो ये लाइक डिजॉल्व्स लाइक की बात हुई। अब हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जो हमने बनाया उस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, सॉल्यूशन मैंने कहा ही कि अगर सॉल्यूशन हम सीधे बोलते हैं इसका मतलब हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्यूशन के बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हुए, एक तो सॉल्वेंट हुआ और एक सॉल्यूट हुआ। तो हो सकता है ना, हो सकता है कि सॉल्वेंट सॉलिड हो सकता है सॉल्वेंट लिक्विड हो सकता है सॉल्वेंट गैस हो, और सॉल्यूट में भी वही बात हो सकता है कि ये सॉलिड हो सकता है कि ये लिक्विड हो, और हो सकता है कि ये गैस हो। तो आप समझ रहे हैं कि सभी स्टेट्स एक दूसरे के साथ होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, मतलब ये तीनों के साथ बना सकता है, ये तीनों के साथ ये तीनों के साथ बना सकता है, फिर ये तीनों के साथ बना सकता है, ये तीनों के साथ बना सकता है। तो हम ये लिख दिया मैंने उल्टा, सॉल्वेंट से तीर मार दिया मैंने, ऐसा नहीं कि ये कि सॉलिड जो है वो सॉलिड के साथ बना सकता है, सॉलिड जो है वो लिक्विड के साथ बना सकता है, सॉलिड जो है वो गैस के साथ बना सकता है, लिक्विड जो है वो सॉलिड के साथ बना सकता है, लिक्विड लिक्विड के साथ बना सकता है, लिक्विड गैस के साथ बना सकता है, गैस सॉलिड के साथ बना सकता है, गैस लिक्विड के साथ बना सकता है, गैस गैस के साथ बना सकता है। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह के सॉल्यूशन को पहचान सकते हैं, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है, अब आप समझ गए होंगे कि टोटल 9 तरह के सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके बेसिस पर। तो
हम ये कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ solute and solvent, there are 9 different types of solutions। 9 डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन होंगे। अभी बताया भी, एरो में देख लीजिए आप कि वो 9 तरह का पॉसिबल है। तो देखते हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और उसका एग्जाम्पल, ये हम देख लेना चाहते हैं। सॉल्यूट सॉलिड हो, सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, ठीक बात है। तो इसके एग्जाम्पल तो एल्वाइज है, जितने भी एल्वाइज हैं, एल्वाइज जैसे ब्रास, ब्रोंज, स्टील वगैरह वगैरह, ये इसके एग्जाम्पल्स हुए। सॉलिड ही हो ये, लेकिन ये लिक्विड हो, तो सॉलिड इन लिक्विड का बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे शुगर एंड वाटर का मिक्सचर, शुगर एंड वाटर का मिक्सचर, ये इसके एग्जाम्पल हुए। सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस एक इस पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सॉलिड और सॉल्वेंट हो गैस। इसका एग्जाम्पल है कैम्फर, कैम्फर मतलब कपूर, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। एक अब जब सॉलिड खत्म हो गया तो हम इसको लिक्विड कर देते हैं, लिक्विड सॉलिड हुआ और सॉल्वेंट हो गया सॉलिड, ये सॉलिड ही रहने देता हूँ। तो लिक्विड इन सॉलिड आप जानते हैं, अमलगम, अमलगम में मरकरी किसी दूसरे मेटल में मिला होता है। ये लिक्विड हो और ये भी लिक्विड हो, दोनों लिक्विड हो, तो बहुत सारा एग्जाम्पल इसका है। अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल एंड वाटर, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड एग्जाम्पल। हम आ रहे थे, लिक्विड की बात कर रहे थे। लिक्विड और सॉल्वेंट हो अगर गैस, तो इसका एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस, ये एक एग्जाम्पल है। अब लिक्विड, जब सॉल्यूट का लिक्विड का समाप्त हो गया तो गैस कर देता हूं। सॉल्यूट जो है वो गैस हो लेकिन सॉल्वेंट सॉलिड हो, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन गैस, जानते भी हैं, इन पैलेडियम, पैलेडियम के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। उन सारे के सारे पोर्सेस में हाइड्रोजन गैस डिसॉल्व्ड होता है, और ये उसके एग्जाम्पल हुए। यही उसको खास भी बनाता है, ये गैस हो और ये लिक्विड हो, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। CO2 गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक्स,
सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हैं उसमें, ये इसका एग्जाम्पल हुआ। गैस, और ये भी गैस हो तो उसका तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है एयर। इस तरह से 9 डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन पॉसिबल है और हम लोग इसको सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ये सॉल्यूशन है, होमोजेनियस मिक्सचर है। इसमें एक खास बात है कि अगर इफ बोथ द कंपोनेंट्स का मतलब दोनों कंपोनेंट्स से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सॉलिड, अगर दोनों ही सॉलिड हो तब हम वैसे सॉल्यूशन को सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं, वैसे सॉल्यूशन को हम सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। ये मैंने इसलिए कहा कि इसमें कुछ खास बातें हैं, हम आपको बताना चाहते हैं। ये सॉलिड सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। ब्रास, ब्रोंज, स्टील, ये सॉलिड सॉल्यूशंस के नाम से जाने जाते हैं। और उसके आप एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। आपके सामने बहुत सारे एलॉयज होते हैं। ब्रास में कॉपर एंड जिंक होता है, ब्रोंज में कॉपर, जिंक एंड टीन होता है, ब्रास में कॉपर एंड जिंक होता है, इसमें कॉपर, जिंक एंड टीन मिलाया जाता है, इसमें आयरन होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है। तो ये सब कुछ सॉलिड सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल हैं। अब ये सॉलिड सॉल्यूशन में क्या खास बात है, मैंने इसको जो शुरू किया है इसको अलग से दिखाना चाहते हैं हम आपको। इसमें कुछ खास बातें हैं, इसलिए मैंने सॉलिड सॉल्यूशन को अभी शुरू किया है अलग से। तो इसमें खास बात, क्या खास बात है ये देखिए। सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन कहता है, ये सॉलिड सॉल्यूशन जो है वो दो तरह का है। एक सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, एक सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन होता है, और एक होता है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, दो तरह के सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं। इनका अपना एक इंपॉर्टेंस है। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन में कहता है कि इफ साइज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स का साइज इज नियरली सेम, अगर उनका साइज लगभग बराबर हुआ तो उस केस में सपोज कीजिए कि ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं और इन्हीं के मॉलिक्यूल्स के साइज के बराबर कोई सॉल्यूट का मॉलिक्यूल हुआ, तो इस किसी भी इंटरस्टिशियल साइट में तो वो फिट बैठेगा नहीं, तो वो किसी एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को सब्स्टिट्यूट कर देगा और वहाँ अपना जगह ले लेगा। ये कह सकते हैं कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल रिप्लेसेस द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर देता है। सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट को रिप्लेस कर दिया है। और अगर साइज बहुत छोटा हो, इफ
size of solute is extremely small, एक्सट्रीमली स्मॉल। अगर सॉल्यूट का साइज बहुत छोटा हो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के द्वारा बनाए गए इंटरस्टिशियल स्पेस में फिट बैठ जाए, जो सॉल्वेंट के द्वारा बनाए गए इंटरस्टिशियल स्पेस में फिट बैठ जाए, ध्यान दीजिए। तो इस तरह के सॉलिड को हम कहेंगे, उस मिक्सचर को कहेंगे सॉलिड और इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। हम ये यहाँ लिख देना चाहेंगे कि सॉल्यूट ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और इसकी डेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी। जैसे ये ब्रास हमने जो लिखा है, ब्रास चाहे ब्रोंज चाहे स्टील, ये सब इस तरह के सॉलिड हुए। और इसमें एग्जाम्पल आता है टंगस्टन कार्बाइड। मैं यहाँ लिख देता हूँ टंगस्टन कार्बाइड। टंगस्टन कार्बाइड, इसकी डेंसिटी इतनी अधिक हो जाती है जिसके कारण जो राइफल बंदूक होता है उसका नाल बनाया जाता है इसका। अगर वो जनरल कॉमन मेटल का होगा, आयरन का होगा या कोबाल्ट निकल का होगा, तो एक बार फायरिंग होने के बाद वो फट जाएगा। लेकिन ये टंगस्टन कार्बाइड का बना हुआ तो इतना टफ होता है, इतना डेंसिटी उसकी अधिक होती है कि वो बंदूक लगातार फायर होता रहता है लेकिन वो नली फटता नहीं है। टंगस्टन कार्बाइड हुआ इसका एग्जाम्पल। टंगस्टन कार्बाइड इंटरस्टिशियल सॉलिड है और सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड में आ जाता है ब्रास, ब्रोंज, स्टील, ये सब, या हॉर्न, सिल्वर, ये सब आ जाता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड में। तो हमने इसलिए, चूँकि इसमें खास बात है, खासियत है, इसलिए मैंने ये अलग से आपको समझा दिया है। तो मैंने आज केवल इंट्रोड्यूस करा है आपको कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में क्या क्या बातें हो सकती है और सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। तो अब इसके बाद जो अगला टॉपिक मैं आपको समझाने वाला हूँ, और बुक्स में भी सिलेबस में वही है टॉपिक, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और 11th क्लास में ये सब डिटेल में आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन तब भी चूँकि ये 12th क्लास का सिलेबस है तो मैं इसके बाद वही वीडियो अपलोड करूँगा और वो होगा मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज या मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन वगैरह वगैरह पढ़ेंगे। ये ऑलरेडी आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ भी है, यहाँ भी उसको पढ़ना है। और तब वो तो पुराना ही टॉपिक हो गया, उसको एक बार रिवीजन उसका कर लेना है, एक बार देख लेना उसको, और उसके बाद फिर सॉल्युबिलिटी वगैरह आती है इस चैप्टर में। और तब लेकिन ये बड़ा चैप्टर है, इसमें भी समय लगेगा तो कोई नहीं, हम इसको डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ समझ के पढ़ना चाहते हैं। 2-4 ज़्यादा क्लास हो जाए तो कोई बात नहीं, इसको सब समझ के पढ़ना चाहते हैं। तो अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।